हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अतुल कुमार सिंह और आज मैं फिर से आपके लिए 1 जुलाई 2020 का क्विज़ लाया हूं, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड थर्ड 3 जुलाई तक थोड़ा सा बिज़ी रहा हूं। तो आज मैं ये तीनों कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन ये इतिहास से स्पेशल है और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें कोई आपको पेमेंट भी नहीं करना है और बहुत ही सामान्य सी प्रोसेस है। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन दबाएंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे और बिना पैसे के आपको जो है प्रिपरेशन भी आपकी होती रहेगी अच्छी तरीके से। तो चलते हैं इसमें आगे। देखिए, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्र निधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मृदभांड प्रकार से अंतरिम रूप में पहचानी गई है। देखिए, ताम्रकालीन कह रहे हैं, ताम्रकालीन वाली मृदभांड आपको बताना है। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी की जो बर्तन होते हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर पहला दिया हुआ है सोठी मृदभांड, दूसरा दिया है गेरुवर्णी मृदभांड, तीसरा दिया है चित्रित धूसर मृदभांड और चौथा दिया है उत्तरी काली पॉलिश वाले मृदभांड। तो देखिए, जहाँ उत्तर हड़प्पा काल आ जाए, उत्तर हड़प्पा काल में गेरुवर्णी हो जाएंगे। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये बी वाला, इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहनजोदड़ो में आवास निर्माण में कभी चूना गारा यानी लाइम मोर्टार का प्रयोग नहीं हुआ। दूसरा दिया है धौलावीरा में आवास निर्माण में कभी पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ। अब देखिए, कह रहे हैं कि उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, मोहनजोदड़ो में चूना गारा पाया गया है, लाइम मोर्टार का प्रयोग हुआ है और धौलावीरा में जो आवास बनाए गए हैं उनमें भी पत्थरों का निर्माण हुआ है, निर्माण मिलता है। तो इस प्रकार सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा न तो ए और न तो बी, यानी इनमें से कोई भी सही नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ज़रा, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित पशुओं पर विचार कीजिए। बैल, हाथी, गैंडा और उपरोक्त में से किन पशु या किन पशुओं की आकृति या आकृतियाँ सिंधु मुद्राओं पर पाई जाती हैं। तो पहला लिखा है केवल एक, फिर लिखा है केवल एक एवं दो यानी बैल एवं हाथी, दूसरा लिखा है गैंडा और हाथी और गैंडा, दैट मीन्स 2 और 3, तीसरा लिखा है ये सारे। तो अब देखिए, सही जवाब क्या हो जाएगा कि बैल की आकृति आपको पशुपति के रूप में मिलती ही है और गैंडा की आकृति भी मिलती है, भैंसा की आकृति मिलती है, बाघ की आकृति मिलती है, हिरन की मिलती है, हाथी की मिलती है, बकरा की मिलती है, खरगोश की मिलती है। तो इस प्रकार ये सारे, फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको, बैल, गैंडा, बाघ, भैंसा, हिरन, हाथी, खरगोश, बकरा, इन सब की आकृति वहाँ पर मिलती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा कि ये कम से कम 3 तो ज़रूर ही हैं और इसके अलावा और भी हैं। तो सही जवाब हो जाएगा डी वाला। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में गायत्री मंत्र मिलता है? और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही जवाब क्या है? ऋग्वेद। आप सभी लोग इसको रट लीजिए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि हैं, तो तत्त्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? तो ये छांदोग्योपनिषद में मिलती है। किस में मिलती है? छांदोग्योपनिषद। प्रसिद्ध सूक्ति तत्त्वमसि किस में मिलती है? छांदोग्योपनिषद। तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? राजपत्र किस पर लिखे जाते थे? कपड़े पर या ताम्र पट्टिका पर? ये किस में मिलता है? तो ये मनुस्मृति में ही ये बात मिलती है कि राजपत्र जो हैं वो कपड़े पर या ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मनुस्मृति। इसको याद रखिएगा। मनुस्मृति एक विधिक पुस्तक है और माना जाता है कि मानव इतिहास की पहली विधिक पुस्तक जो है वो मनुस्मृति है। फिर आगे बात करते हैं। प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध जो है, यानी 10 राजाओं का युद्ध, उसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में ही प्रसिद्ध 10 राज्य युद्ध मिलता है। तो इसको भी याद रखिएगा, ये ऋग्वेद में मिलता है। फिर अगली बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? उषस, पुरुष, नासदीय और आरण्यानी, ये क्या हैं? ये 4 वर्णों, बोले कि ये जो है ये वैदिक सूक्त हैं। उषस, पुरुष, नासदीय और आरण्यानी, ये क्या है? वैदिक सूक्त। और इनमें से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के बारे में मिलता है? 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र, ये 4 वर्णों का उल्लेख किस वाले में मिलता है? तो ऐसा मिलता है पुरुष,
सूक्त इसमें मिलता है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ये 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, ये आपको याद रखना चाहिए। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नाटक श्री हर्ष यानी सम्राट हर्ष द्वारा लिखा गया? अब देखिए ये एक विवाद का भी विषय है। कुछ लोग कहते हैं ये वो हर्ष नहीं है, कोई और विद्वान था, संस्कृत का महान विद्वान था, और कुछ लोग कहते हैं नहीं ये हर्षवर्धन ही है जिन्होंने श्री हर्ष के रूप में नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे हैं। तो इनमें से कुंदमाला, प्रियदर्शिका, कर्पूर मंजरी, मालती माधव दिया है, तो इनमें से सही हो जाएगा प्रियदर्शिका। और ये जो प्रियदर्शिका है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये सम्राट हर्ष द्वारा। और इनके अन्य नाटक हैं वो कौन से हैं? नागानंद और रत्नावली। आगे बढ़ते हैं। अजात शत्रु ने पूर्वी भारत पर मगध का आधिपत्य स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस गणराज्य के साथ 16 वर्षों तक लगातार युद्ध किया? तो देखिए ये अजात शत्रु जो है वैशाली के लिच्छवियों के साथ लगातार युद्ध में रहा, और ये करीब 16 वर्षों तक ये युद्ध चला है वैशाली के लिच्छवियों के साथ। आगे बढ़ते हैं। महायान बौद्ध मत की 2 दार्शनिक शाखाएं थीं, निम्नलिखित में से किसका महायान बौद्ध मत से संबंध है? तो देखिए महायान जो हीनयान होता है वो थोड़ा सा कठिनता की ओर चला जाता है, तो आपको महायान का मतलब है मध्यम की ओर, तो उस तरीके से आप याद रखिएगा। महायान मध्यम से याद रखिएगा। बहुत कठिन तपश्चर्या वगैरह उसको ये मना करता है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब माध्यमिका और योगाचार, ये वाली जो है ये महायान से संबंधित दार्शनिक शाखाएं हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि 22वें तीर्थंकर कौन थे? अब देखिए 22वें तीर्थंकर की बात पूछ रहे हैं, और इसमें ऑप्शन में दिए हुए हैं स्वामी पार्श्वनाथ, स्वामी ऋषभदेव, स्वामी अरिष्टनेमी और स्वामी नेमिनाथ। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अरिष्टनेमी जो थे वो 22वें तीर्थंकर थे। कौन थे? अरिष्टनेमी। अब यहाँ पर एक बात जान लीजिएगा कि इनके तीर्थंकरों के क्रम क्या थे। तो पहले वाले थे ऋषभदेव, दूसरे वाले थे अजीतनाथ, तीसरे वाले सांबनाथ, चौथे वाले अभिनंदन, 5वें वाले सुमतिनाथ, 6वें वाले पद्य प्रभु, 7वें वाले सुपार्श्वनाथ, 8वें वाले चंद्र प्रभु, 9वें वाले सुविधिनाथ, 10वें वाले शीतलनाथ और 11वें वाले श्रेयांसनाथ, 12वें वाले वासुपूज्य, 13वें वाले विमलनाथ, 14वें वाले अनंतनाथ, 15वें वाले धर्मनाथ, 16वें वाले शांतिनाथ, 17वें वाले कुंथुनाथ, 18वें वाले अरिनाथ, 19वें वाले मल्लिनाथ, 20वें वाले मुनि सुव्रतनाथ और 21वें वाले नेमिनाथ, 22वें वाले अरिष्टनेमी, 23वें वाले पार्श्वनाथ और 24वें तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। और इसके बाद में तीर्थंकर वाली पद्धति जो थी वो बंद हो गई। फिर आगे बढ़ते हैं। स्तूप एवं चैत्य निर्माण के निर्देश तथा इनमें स्थापित करने के लिए बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद का सबसे पहला वर्णन या विवरण कहाँ मिलता है? तो इसका विवरण सबसे पहले देखिए, एक दिया है मिलिंद पन्नो, एक दिया है मध्यम निकाय, एक दिया है महापरिनिब्बान सुत्त और चौथा दिया है ज्ञान प्रस्थि। इसमें सही जवाब है महापरिनिब्बान सुत्त, इसी में हो जाता है, अर्थात ये सी वाले में ही इसका बुद्ध के अवशेषों को लेकर विवाद हुआ था। तो इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? महापरिनिब्बान सुत्त। ऐसे याद रखिए। देखिए अवशेष तो तभी होंगे जब व्यक्ति बोलें कि महापरिनिर्वाण को प्राप्त होगा, यानी उसकी मृत्यु होगी। तो बुद्ध के अवशेष महापरिनिर्वाण यानी महापरिनिब्बान सुत्त, उसी में इनके लिए विवाद जो हुआ था उसका उल्लेख मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं। कुंडग्राम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुंडग्राम जिसमें इनका जन्म हुआ था महावीर स्वामी जी का, तो उसका आधुनिक नाम क्या है? तो देखिए आधुनिक नाम आप ऐसे याद रखिएगा, कुंडग्राम, और यहाँ कुंडन भी ऑप्शन में दिया हो और वासुकुड दिया है। तो कुंडन और कुंडग्राम एक जैसे मिल रहे हैं, लेकिन ये गलत है और सही जवाब है वासुकुड। क्या सही जवाब है? वासुकुड, क्योंकि इसमें भी कुड मिल रहा है। और इससे आप याद रखिए, यद्यपि ये याद रखना थोड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी इसको आप रट लीजिए, यही कह सकते हैं। तो इसको याद रखिए, कुंडग्राम जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ था उसका आधुनिक नाम क्या है? वासुकुड। आगे बढ़ते हैं। बौद्ध मत में पातिमोक्ष से क्या अभिप्राय है? पातिमोक्ष, तो इसको समझ लीजिएगा, प्रतिमोक्ष, उस शब्द से ये निकला हुआ है, प्रतिमोक्ष, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि महायान बौद्ध मत का विवरण दिया हुआ है इसमें, या फिर हीनयान दिया हुआ है।
हीनयान बौद्ध मत का, या फिर संघ के नियमों का? तो सही जवाब यही हो जाएगा, संघ के नियमों का। चौथा दिया है राजा मिनेंडर, तो ये तो मिलिंद पन्नों में है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, संघ के नियमों का उल्लेख। और इसमें बौद्ध धर्म के अनुशासन संबंधी विधि निषेधों तथा उनके भंग होने पर किए जाने वाले जो प्रायश्चित होते हैं उनका विवरण है। और इसमें ये डूज और मीन्स डोंट्स, तो उस वाले का विवरण पूरा है, यानी क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए, उसके बारे में पूरा डिटेल में दिया हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं कि मथुरा स्तंभ लेख, इसको देखिए जरा। मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? तो अब देखिए क्या पूछा जा रहा है, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने 2 शिवलिंगों को किन नामों से प्रतिष्ठापित किया? तो ये सवाल है, और इसमें दिया हुआ है गटेश्वर एवं कदम्बेश्वर, नागेश्वर एवं नागनाथ, तो यही सही हो जाएगा। जान लीजिएगा, मथुरा स्तंभ शिलालेख के अनुसार उदिताचार्य ने जो शिवलिंगों को नाम दिए थे उनके नाम थे नागेश्वर एवं नागनाथ, यही सही हो जाएगा, ठीक है ना, यानी बी वाला ऑप्शन, ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, मौर्य शासनकाल में पिंडकर एक कर था। पिंडकर जो है वो एक टैक्स था, वो एक कर था, और किस रूप में लिया जाता था? तो कह रहे हैं कि श्रम के रूप में दिया जाने वाला, या सिंचाई पर लगने वाला, या गैर कृषि उत्पादन पर लगने वाला, उत्पाद पर लगने वाला, या फिर एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित, यही सही हो जाएगा, एक ग्राम से संयुक्त रूप से संग्रहित, अर्थात ये डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। एक ग्राम से, पूरे ग्राम से कलेक्ट करके लिया जाता था और उसको कहा जाता था पिंडकर, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, और दिया हुआ है, निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, अहिरौरा, धौली, गिरनार। अहिरौरा, धौली, गिरनार, उपरोक्त स्थान या स्थानों में से कहाँ पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं? तो देखिए जरा, क्या अहिरौरा में कोई नाम मिला है? तो अहिरौरा में तो नहीं मिलता है। धौली और गिरनार का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला 2 और 3। और जहाँ जहाँ पर अशोक के शिलालेख मिलते हैं उनकी संख्या कुल 14 है। कुल जो है 14 शिलालेख अशोक के मिले हुए हैं अभी तक, और 8 अलग अलग स्थानों से मिले हैं। 8 स्थानों के नाम हैं शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, कालसी जो कि देहरादून के पास पड़ती है, जौगढ़, सौपारा और एर्रगुडी। इतने जगहों पर मिलते हैं। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, शहबाजगढ़ी, मानसेहरा, गिरनार, धौली, कालसी, जौगढ़, सोपारा, एर्रगुडी, तो इतने जगहों पर ये शिलालेख इनके मिलते हैं। फिर आगे की बात करते हैं, देखिए जरा, इसमें पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसने ब्राह्मी लिपि का अर्थ का उद्घाटन किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको रट लेना चाहिए इस चीज़ को कि ब्राह्मी लिपि से संबंधित बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जेम्स प्रिंसेप है, इसका सही जवाब क्या है? जेम्स प्रिंसेप। और अनुवाद के रूप में बोले कि गीता वगैरह का अनुवाद करने वाले ये जो है विलियम जोन्स हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अशोक के, यहाँ पर आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जेम्स प्रिंसेप, इतना ही लगा लेते हैं। निम्नलिखित में से अशोक के किस एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और इसको भी आपको याद करना चाहिए। कलिंग युद्ध, देखिए आप ऐसे याद रखिए, कलिंग युद्ध में क्या हुआ था? करीब 1 लाख से ज़्यादा लाशें गिरी थी। तो जब कोई एक्सपायर होता है तो उसकी 13वीं होती है, याद रखोगे ना, 13वें दिन उसकी क्या होती है? 13वीं। तो इसका क्या सही जवाब हो जाएगा? शिलालेख 13वां। तो ये याद रखिएगा, ये 13वां वाला हो जाएगा, ठीक है ना, 13, हाँ 13वीं वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, 21वें में है यह तथ्य कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे तथा उनके पास एक जलसेना थी। एक विशेष दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के की उपलब्धता से सिद्ध होता है, क्या सिद्ध होता है? कि सातवाहन समुद्री व्यापार करते थे और उनके पास एक जलसेना थी। तो ये कह रहे हैं कि ये किस राजवंश के शासक ने ये सिक्के जारी किए थे? तो देखिए ज़रा, ऑप्शन में दिया हुआ है सिमुक और सातकर्णी द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी और यज्ञश्री सातकर्णी। तो देखिए ये सिक्के जो हैं यज्ञश्री सातकर्णी के समय के हैं। यज्ञश्री सातकर्णी ने दोहरे मस्तूल के जहाज वाले सिक्के चलाए थे और उसके समय की बातें ये करते हैं। और ये कौन सा वंश हो गया? सातवाहन वंश। फिर आगे बढ़ते हैं,
निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान इक्ष्वाकु शासकों कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु शासकों के प्राचीन नगर विजयपुरी को निरूपित करता है। तो देखिए विजयपुरी इनमें से कौन सा हो जाएगा, नागार्जुन कोंडा जो है इसको याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा, इसको ही यही प्राचीन नगर विजयपुरी है, ऐसे याद रखिए। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो दिया हुआ है शिल्पाधिकारम, ये इलंगोवडिगल या इलंगा, ऐसे इलंगा भी कहते हैं इसको, और दूसरा है मणिमेखलय तिरुमाजिशी, और तीसरा है कुरल तिरुवल्लुवर, और चौथा है तिरुमदल तिरुममई अलवार। तो देखिए ज़रा इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो मणिमेखलय यही सही सुमेलित नहीं है, ये याद रखिएगा, मणिमेखलय जो है यही सही सुमेलित नहीं है। फिर आगे बढ़ जाते हैं, किस संगम साहित्यिक कृति में यह उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह करणम। एक बात और बता दूं आपको, मणिमेखलय, तो इसमें जो है एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि इसमें सही क्या होगा, मणिमेखलय के सामने क्या होना चाहिए। तो इसके जो राइटर हैं उनका नाम है चितलई चतनार, ये बड़ा प्यारा सा नाम है, तो इसको याद रखिए, चितलई चतनार। फिर आगे बढ़ते हैं, किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था। तो ऑप्शन में दिया हुआ है तोल्लकपियम और पत्तुपाटु, एततुतोगे और मणिमेखलय। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत सारे उसमें बोले कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है, किस संगम साहित्यिक कृति में उल्लेख है कि आर्यों ने विवाह का अनुष्ठान और समारोह प्रारंभ किया था। तो इसका सही जवाब आप याद रखिए, मणिमेखलय में ही ये उल्लेख मिलता है। फिर आगे बढ़ते हैं, इनको सूचियों को आपको सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो संगम ग्रंथ दिया हुआ है और सामने दिया हुआ है संकलनकर्ता कौन है। तो देखिए संगम ग्रंथ क्या दिया है, एन गरुनुरु और आहनानुरु, मुरुगढ़ पड़े और शुरुपुन रुपड़े। तो इधर क्या दिया है, रुद्र शर्मण, नक्करिर, नततनार और गुड़ल किलार, इस तरीके के ये दिए हुए हैं, इनको देख लीजिए। इसमें से सही जवाब इसका क्या हो जाएगा, तो जो पहला वाला है वो यानी एंगरुनूरू, ये गुडलरू किलार ने लिखा हुआ है, अर्थात ये चौथा वाला हो जाएगा। तो पहला वाला चौथा किस में मिल रहा है, डी वाले और सी वाले में मिल रहा है। फिर आगे बढ़ते हैं, अहनानुरू, अहनानुरू जो है ये पहले वाले ने लिखा है, अर्थात रुद्र शर्मण ने लिखा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ये वाला, कौन सा, डी वाला, ये वाला। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पार्थियन शासकों में से किसका शासनकाल प्रसिद्ध शिलालेख तख्त ए बाही में निश्चित है। तख्त ए बाही, तो तख्त ए बाही में गोंडोफर्नीस का शासनकाल जो है उसके बारे में लिखा हुआ है, तो उसको याद रखिएगा, तख्त ए बाही, ठीक है ना, उसमें गोंडोफर्नीस। आगे बढ़िए और बात करते हैं, एक और बात यहीं पर बताना चाह रहा हूँ, और वह यह कि जो गोंडोफर्नीस था वो पहलो वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा हुआ, और उसके शासनकाल का एक अभिलेख है तख्त बाही जो कि पेशावर जिले से प्राप्त होता है, जिस पर 103 तिथि दी हुई है। अभी ये 103 पता नहीं ईस्वी है कि विक्रम संवत है कि क्या है, तो ये स्पष्ट नहीं क्लियर है कि ये क्या है। 103 लिखा हुआ है, सन कौन सा है, विक्रम संवत है कि क्या है, पता नहीं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण करवाया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, शैलेंद्र राजा है और नालंदा में मठ का निर्माण करवाया, और पाल सम्राट देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया था। तो ऐसा शैलेंद्र राजा कौन था। तो देखिए शैलेंद्र राजा कहाँ हुए थे, जावा में। तो जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव, इन्होंने क्या किया था कि इनके अनुरोध पर देवपाल ने नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, बालपुत्र देव, ये वाले बी वाले। आगे बढ़ते हैं, और लिखा हुआ है, महावीर स्वामी के देहांत के बाद निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर बना। तो देखिए महावीर जब एक्सपायर हो गए तो उसके बाद में सुधर्मन ने ये मामला संभाला था, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। उसके बाद कौन बना था, सुधर्मन। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित शासकों में से किसने हजरत ए आला की पदवी धारण की। हजरत ए आला, तो
तो ये हजरत ए आला कौन बना था? शेर शाह सूरी। ये हजरत ए आला के रूप में इसने एक जो है पदवी हजरत ए आला की भी ली थी, यद्यपि ये शेर खां से शेर शाह बना और उसके बाद में हजरत ए आला। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में काम नहीं किया? अब देखिए सवाल है, ये नहीं पूछा जा रहा है कि किया, ये क्या पूछा जा रहा है, किसने काम नहीं किया। तो अल्प खान और खिज्र खान दे दिया, तो खिज्र खान तो हो ही नहीं सकता। खिज्र खान तो अलाउद्दीन के टाइम पर का है भी नहीं, क्योंकि ये तो सैयद वंश का संस्थापक है, तो यही इसी का को आप कर लीजिए। बाकी अलब खान, नुसरत खान और जफ़र खान ये तीनों हो जाएंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? खराज किसे कहते थे? तो देखिए ज़रा, खराज जो है वो कृषि पर, यानी जो खेती होती थी उस पर टैक्स लगाया जाता था, उसको कहते थे खराज। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है खराज। फिर आगे बढ़ते हैं, एक और बात बता देते हैं, ये जो जो सिंचाई का कर होता था उसको कहते थे हक ए सर्ब, हक ए सर्ब, उसको याद रखिएगा। फिर एक और पूछा गया है, निम्नलिखित शहरों में से किसकी नींव सुल्तान फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं डाली गई, नहीं रखी गई? तो नहीं वाला पूछा जा रहा है। अब देखिए ज़रा, इसमें दिया हिसार, हिसार तो इसी ने बसाया था, फिरोज शाह तुगलक ने ही। फिरोज़ाबाद भी इसी ने बसाया था, और जौनपुर इसने बसाया था। लेकिन ये फरीदाबाद जो दिया है ये इसने नहीं बसाया था, तो सही जवाब हो जाएगा सी वाला, फरीदाबाद। फिर आगे बढ़ते हैं और यहाँ आ जाते हैं, देखिए ज़रा, इसमें दिया हुआ निम्नलिखित शासकों में से कौन बंगाल के महान वैष्णव संत चैतन्य का समकालीन था? चैतन्य के समकालीन कौन थे? तो इसको देख लेते हैं, शमसुद्दीन इलियास शाह, सिकंदर शाह द्वितीय, गयासुद्दीन आजम शाह, और सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन हुसैन शाह। ये जो है चैतन्य प्रभु जो महाप्रभु थे उनके समकालीन माने जाते हैं अलाउद्दीन हुसैन शाह, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, शब्दों पर विचार कीजिए। कमीना, महीन, किरपास, सीरी, बाफ्त, सलाहटी। उपयुक्त में से कौन सल्तनत काल में भारत में उत्पादित कपड़ों के प्रकार थे? ये सारे जो है कपड़ों के प्रकार थे। तो देखिए ये सारे ही कपड़ों के प्रकार थे, ये जो है सारे जितने भी दिए हुए हैं, यानी सही जवाब हो जाएगा डी वाला। ये सारे ही कपड़ों की एक प्रकार की बोले कि कपड़ों के प्रकार ही थे। फिर आगे बढ़ते हैं, मध्यकाल पिंजड़ शब्द से क्या अभिप्राय है? मध्यकाल के पिंजड़ शब्द से क्या अभिप्राय है? देखिए पिंजड़ शब्द जो है वो रुई धुनिए की कमान को कहते थे। जो रुई धुनने की कमानी जो होती थी उसको कहते थे पिंजड़, तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज्जाक को ये इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किसने अब्दुल रज्जाक को देवराय द्वितीय के दरबार में राजदूत के रूप में भेजा था? आपको याद होगा संगम काल का ये राजा है देवराय द्वितीय, बहुत ही प्रसिद्ध राजा है। ये देवराय और उसी में राम राय हुआ, बहुत सारे हुए, तो उनमें से ये देवराय जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, कृष्ण देवराय के पहले ही ये हुआ था। फिर आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किसने इसी में राजदूत की बात करते हैं, तो राजदूत के रूप में किसको भेजा था? तो किसके लिए भेजा था? तो देखिए जरा, इराक का सुल्तान अलाउद्दीन के लिए, अलाउद्दीन के दरबार में, या फिर मिस्र का सुल्तान बहमन, या खुरासान का सुल्तान शाहरुख, या तुर्की का सुल्तान बहजाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा खुरासान का सुल्तान शाहरुख, अर्थात ये वाला। फिर जो है हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया है। यह शिलालेख कौन सा है? चन्नराय पट्टन शिलालेख, या बिट्रगुटा अभिधान, या पिनगोंडा शिलालेख, या कोंडबीडू अभिधान? अब देखिए ये हरिहर द्वितीय का मतलब ये अभी संगम काल में जो पहला राजवंश है उसी की बात कर रहे हैं। आपको पता याद होगा कि जब हम लोग संगम पढ़ते हैं 1300 से लेकर ये करीब 1600 ईस्वी तक आ जाता है संगम, एक बहुत प्रसिद्ध घराना, या बोलें कि संगम मुझे नहीं कहना चाहिए, हाँ नहीं ठीक है, ये पूरा एक राजवंश रहा है। तो इसमें है संगम, सालुब, तुलुब, अरविदु, ये 4 डायनेस्टीज़ हुई हैं, संगम, सालुब, तुलुब, अरविदु। जब हम ये वाला संगम 13वीं शताब्दी वाला संगम कहते हैं तो ध्यान रहे हम लोग संगम साहित्य उसमें न कंफ्यूज हो जाए। संगम साहित्य बहुत बहुत पुराना है, संगम साहित्य आज से करीब 1700-1800 साल पुराना साहित्य है। और ये जो संगम वंश है, संगम राजवंश है, संगम सालुब, तुलुब, अरविदु, अर्थात ये जो विजयनगर साम्राज्य है
उसको अगर देखा जाए तो ये 600-700 साल पुरानी बात है, तो इससे थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं हरिहर द्वितीय ने अपने एक शिलालेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का विस्तृत विवरण किया है। अब वह शिलालेख इनमें से कौन सा है? तो वह शिलालेख चन्नरायपट्टन शिलालेख कहलाता है, इसी को याद रखिएगा। फिर है कौन सी पुस्तक हुमायूं के शासन के बारे में सूचना देती है? हुमायूं के शासन के बारे में, अब देखिए तारीख़ रसीदी, तबकात नासिरी, फुतुहस सलातीन, अब और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ये जो तारीख़ रसीदी है इसमें हुमायूं के शासन के बारे में कुछ सूचनाएं हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्राचीन जनजातियों पर विचार कीजिए। अंग, गांधारी, व्रात्य, उपरोक्त में से कौन सी जनजातियां या बोले कि जनजातियां वैदिक काल में अस्तित्व में थीं? अब देखिए अंग, गांधारी और व्रात्य ये 3 दी हुई हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन थी? तो तीनों थी, अंग भी थी, गांधारी भी थी और व्रात्य भी थी। सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? सही जवाब हो जाएगा ये तीनों। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह फारसी चित्रकार कौन था जो हुमायूं के साथ भारत आया? देखिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं इम्पॉर्टेंट बताता हूँ। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हुमायूं के साथ भारत आया था। तो हुमायूं के साथ भारत, अगर हम या मैं कहूँ कि मुग़ल चित्रकला की नींव की बात करूँ तो वो नींव हुमायूं के शासनकाल में पड़ी थी और अपने निर्वासन के दौरान उसने मीर सैयद अली और अब्दुस समद इन 2 फारसी चित्रकारों की सेवाएं प्राप्त की थीं जिन्होंने मुग़ल चित्रकला का शुभारंभ किया था। तो जो मीर सैयद अली की बात हो रही है, यानी यही सैयद अली तबरेजी, इसी की बात हो रही है, तो इसको याद रखिएगा। फिर आगे बात करते हैं। मुग़ल साम्राज्य के विघटन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसको वजीर गाजीउद्दीन इमादुद मुल्क ने अपदस्थ किया था? किसको गद्दी से हटा दिया था? तो ये किसने हटा दिया था? गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने। मराठों के सहयोग से 2 जून 1754 को बोले कि मराठों के सहयोग से इसने अहमद शाह को अपदस्थ कर दिया था और अजीजुद्दीन को आलमगीर द्वितीय के नाम से मुग़ल बादशाह बना दिया था। तो किसको अपदस्थ किया था? अहमद शाह को। ये अहमद शाह अब्दाली वाला अहमद शाह नहीं है, ठीक है ना। ये अहमद शाह मुग़ल वंश में हुआ था, तो उसको इसने हटाकर और किसको बिठा दिया था? आलमगीर द्वितीय को बिठा दिया था। फिर आगे बात करते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रशासन की सबसे निचली इकाई का क्या नाम है? प्रशासन की सबसे निचली इकाई किसके समय पर? शेर शाह के समय पर प्रशासन की सबसे निचली इकाई पूछी जा रही है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा जागीर। प्रशासन की सबसे निचली इकाई कौन सी हो जाएगी? जागीर। प्रांतीय प्रशासन की अपेक्षा शेर शाह सूरी का सबसे ज़्यादा ध्यान अगर देखा जाए तो स्थानीय प्रशासन पर था और शेर शाह का स्थानीय प्रशासन 3 भागों में विभक्त था: सरकार या जिला, परगना या महाल और ग्राम या जागीर। तो सरकार सबसे बड़ी चीज़ थी, परगना उससे छोटा, ये परगना को महाल भी कहते थे और गांव को ही जागीर कहा जाता था। तो इस तरीके से याद रखिएगा, सबसे छोटी कौन सी इकाई हो जाएगी? जागीर। फिर है राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने, और ये अहमद शाह भी दूसरा है बल्कि तीसरा है मैं कहूँगा। राजधानी अहमदाबाद का निर्माण अहमद शाह ने निम्नलिखित में से किस पुराने अवस्थल यानी ओल्ड साइट पर किया था? सरंखेज, इसको सरखेज नहीं सरंखेज होना चाहिए, सरंखेज, सिद्धपुर, ईडर, असावल। तो इनमें से किसको हटाकर किसके जगह पर अहमदाबाद बनाया था? तो ये सही जवाब क्या हो जाएगा? असावल की जगह पर अहमदाबाद बनाया था। क्या हो जाएगा? असावल। देखिए एक बहमनी सुल्तान अहमद शाह था और उसने क्या किया? गुजरात के अहमदाबाद की स्थापना पुराने हिंदू नगर असावल या असवाल के निकट 1411 से 1441 के बीच में की थी। फिर आगे बढ़ते हैं। 1561 में आदम खान और पीर मोहम्मद खान के मालवा पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? मालवा का शासक कौन था? तो मालवा का शासक था बाज बहादुर, जिसके बारे में बाज बहादुर रूपमती ऐसे करके जो एक कथा चलती है, पता नहीं झूठी है कि सच्ची है, लेकिन वो चलती है, तो उसके बात करते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औरंगजेब ने सिजदे पर प्रतिबंध लगाया या औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा के उत्कीर्णन को प्रोत्साहित किया। और अब कह रहे हैं कि कौन सा इनमें से सही है? सिजदे पर प्रतिबंध लगाना और कलमा जो है सिक्कों पर कलमा खुदवाना। तो इनमें से कौन सा सही है?
तो देखिए, औरंगजेब अपनी धार्मिक नीति के कारण ही सिक्कों पर कलमा खुदवाना उसने किया था। झरोखा दर्शन, तुलादान, नौरोज़ और बोले कि दरबार जो है, नौरोज़ दरबार जो है उसकी बात करते हैं, या दरबार में संगीत जो था, और नृत्य, हिंदू त्यौहार, राजपूत राजाओं का टीकाकरण, सिजदा, पैबोस, इन सभी को शरीयत के विरुद्ध मानकर इनको सबको प्रतिबंधित करवा दिया था। ठीक है ना। तो सिजदे पर प्रतिबंध लगाया, ये बिल्कुल सही है। और सिक्कों पर कलमा खुदवाना, ये उसने बोले कि इसको भी मना कर दिया था, तो कलमा उसने नहीं खुदवाया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? केवल एक हो जाएगा, यानी ये वाला हो जाएगा। उसने सिजदे पर प्रतिबंध लगाया था, सिजदा और पैबोस इन सब पर प्रतिबंध लगाया था, और मानता था कि ये सब शरीयत के विरुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था? तो शाहजहां के टाइम पर किसको मिला लिया गया था? तो अहमदनगर को मिला लिया गया था, जिसको अकबर जीत नहीं पाया था, उसको शाहजहां के शासनकाल में मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। फिर आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा सबसे पहले स्थापित हुआ? बहमनी, गोलकुंडा, जौनपुर या खानदेश? इनमें से सबसे पहले स्थापित बहमनी हुआ था। कौन सा हुआ था? बहमनी। ये विजयनगर के तुरंत बाद में समझ लीजिए स्थापित हो गया था, तो ये सबसे पुराना हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं और अब आते हैं ये बचे हुए क्वेश्चंस पर। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा पद भूमि के माप को इंगित करता है? अब ये भूमि के माप को कौन सा पद इंगित करता है? तो इसमें तकावी, मौजा, जरीब और अबवाब। तो ये आपको पता होगा, याद भी होगा। जरीब जो है उसको, उससे भूमि की माप की जाती है। एक भूमि की माप को मापने के लिए एक जरीब जो है वो एक मापन का यंत्र समझ लीजिए। फिर आगे है, मुगल काल के संदर्भ में शब्द हासिल से क्या अभिप्राय है? क्षेत्र की आर्थिक परिस्थिति, मौसम तथा मृदा के प्रकार के आधार पर निर्धारित राजस्व, या फिर फसल के आधार पर निर्धारित राजस्व, या फिर भूमि से वसूला गया या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व, या भूमि के मापन की एक विशेष इकाई। तो सही जवाब हो जाएगा भूमि से वसूला गया, यानी ये वाला, या एकत्रित किया गया वास्तविक राजस्व। फिर आगे बढ़ते हैं। वीरजी बोहरा, मलय चिट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा, इनकी गिनती किस में होती है? ये क्या हैं? तो इसमें जान लीजिएगा, ये मुगल काल के सबसे धनी व्यापारी इनको कहा जाता था, ये वीरजी बोहरा, मलय चिट्टी और अब्दुल गफूर बोहरा। सो अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए चाहें तो, और वैसे आपकी इच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।